इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के 10 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये सैंपल पेपर 23-24 का है जो अभी जस्ट रिलीज हुआ है सीबीएसई की तरफ से। तो चलिए इसके 10 प्रॉब्लम स्टार्टिंग के क्या है उसको देखते हैं और उसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनीता सेट अप 3 सेल्स एज सोन बिलो। यहाँ पे 3 सेल दिया गया है। सी अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज इन ऑल द 3 सेल्स। The potential is increased slowly till the opposing voltage reaches the value of 1.1 volt. अब आपको पता है ये आपका कॉपर और जिंक सेल है। कॉपर और जिंक सेल के अंदर जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। अब यहाँ पे अपोजिंग वोल्टेज भी लगाया गया है और इसकी वैल्यू कहाँ तक इनको इंक्रीज करनी है, 1.1 वोल्ट तक। जैसे वैल्यू 1.1 वोल्ट हो जाएगा तो सेल काम करना बंद कर देगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा जीरो, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और इसके अलावा अगर वोल्टेज जो एक्सटर्नल है उसको आप इंक्रीज कर देते हो सेल पोटेंशियल से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे उल्टा रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इसी पे बेस्ड चार आपके ऑप्शन है जिनको चेक करना है। इसमें बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, हेंस करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक इन केस पी। केस पी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करता हुआ दिख रहा है और करंट इसके अपोजिट चलता है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन केस क्यू टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेस 1.1 वोल्ट। द केमिकल रिएक्शन इसमें चलता रहेगा जब तक अपोजिंग वोल्टेज 1.1 वोल्ट होगा, ये सही है, तब तक कोई रिएक्शन में चेंज नहीं आएगा। तीसरा है जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व इन कॉपर इलेक्ट्रोड, ये गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा यहाँ पे और सेल आपका प्रॉपर वर्क करता रहेगा तो जिंक यहाँ से जिंक 2+ के फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा और कॉपर यहाँ पे Cu2+ के फॉर्म में होगा सोल्यूशन में, जो कॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, टू कंपाउंड्स M and N have the general formula CnH2n and O but different structural formula। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। अब एक यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये आपका एल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन हो सकता है, इवन ये आपका ईथर भी हो सकता है। तो पहला कह रहा है कंपाउंड एन बिलोंग्स टू दैट होमोलॉगस सीरीज वेयर द फर्स्ट मेंबर कंटेन 3 कार्बन। ये एक होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करता है जिसके अंदर जो फर्स्ट मेंबर होगा वो 3 कार्बन का होगा। अब 3 कार्बन का फर्स्ट मेंबर ना तो एल्कोहल होता है, ना तो एल्डिहाइड होता है, ना ही आपका ईथर होता है। ईथर 2 मेंबर से शुरू हो जाएगा और कीटोन 3 मेंबर शुरू होता है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये कीटोन होगा एन। अभी आगे देख लेते हैं। कंपाउंड एम रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू यील्ड अ हेमी एसिटर। जब आप किसी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं RCHO ROH के साथ, तो क्या होता है, ड्राई HCl के प्रेजेंस में इसका H इसके साथ शिफ्ट होता है और OR इसके साथ शिफ्ट होके बनाता है हेमी एसिटर। RCH OH और OR, इसको हेमी एसिटर बोलते हैं। तो ये हेमी एसिटर का फॉर्मेशन हमेशा एल्डिहाइड करता है। तो यानी कि एक क्लियर हो गया कि M आपका एल्डिहाइड होगा और N कीटोन होगा। अब आप चेक कर लो यहाँ पे ऑप्शन, तो बी ऑप्शन है कंपाउंड M इज एल्डिहाइड एंड कंपाउंड N इज कीटोन, ये बी करेक्ट हो जाएगा। Third, during a quiz competition, Team A and Team B have the answer a tie question on the characteristics of RNA. Their responses are as follows. टीम ए के 2 लोग आंसर देते हैं जिसमें पहला आंसर है डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, द सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स ऑफ आरएनए फोल्ड अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी सही है। The C2 atom of a pentose sugar for a ribose nucleotide contain an OH group, ये भी सही है। The message of the synthesis of the particular protein is present only in RNA, ये गलत है, क्योंकि जो मैसेज होता है वो डीएनए कैरी करता है और डीएनए यही मैसेज ट्रांसफर करता है मैसेंजर आरएनए को, और इसी मैसेंजर आरएनए से भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो टीम बी में एक आंसर सही होगा और एक गलत होगा, इसलिए टीम ए को विन करना है। ऑप्शन चेक कर लो। टीम ए विन द क्विज एज बोथ द रिस्पॉन्सेज आर करेक्ट, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
What will be the change in the hybridization of carbon when the nucleophilic attack of the nucleophilic center of the carbonyl group? कार्बोनिल ग्रुप में आपका होता है C डबल बॉन्ड O, और जब कोई भी आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इसकी तरफ से O की तरफ, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर बनेगा जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है और ये कन्वर्ट कर देता है इसको इस तरीके से। अब यहाँ पे कार्बन के हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड थे, यानी कि ये sp2 से इसको चेंज कर दिया है sp3 में। आप चेक कर लो sp2 टू sp3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ में 4 कंपाउंड दिस आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर MnOP। टेबल में इनका बॉइलिंग पॉइंट लिखा गया है, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो N है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब N यहाँ पे हमारा है, बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे देख लो वैल्यू है जो, तो उसमें सबसे कम वैल्यू है इस M की, इससे ज्यादा वैल्यू है O की, इससे ज्यादा वैल्यू है N की, उसके बाद P की। तो आपको यहाँ पे इन चारों को इसी ऑर्डर में अरेंज करना है और देखना है कि इस तीसरे नंबर पे कौन आएगा। तो सबसे कम जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, तो इन चार में आ जाएगा CH3Cl, इससे ज्यादा हो जाएगा CH3Br, इससे ज्यादा हो जाएगा, अब इन दोनों में ये सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, थर्ड नंबर आएगा C2H5Br का, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो। यहाँ पे इस ग्राफ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है और इधर मेटल 2 प्लस का मेटल में कन्वर्जन, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन रिएक्शन है। और जब रिडक्शन रिएक्शन को ये शो करेगा, मतलब ये जो पोटेंशियल है वो कौन सा पोटेंशियल होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आप जानते हो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होता है वही बिहेव करता है एज अ एनोड, और जो एनोड की तरह बिहेव करेगा उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपको चेक करना क्या है, बेस्ड ऑन द ग्राफ गिवन which element will most likely to involve in the following reaction। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें मेटल कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अब यहाँ पे मेटल है, मेटल सल्फेट में जब मेटल को देखोगे तो वो +2 स्टेट में आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो उसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। तो आपको चेक करना है सबसे ज्यादा नेगेटिव यहाँ पे पोटेंशियल किसका है। तो इन चार में आप देख लोगे तो जो टाइटेनियम है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए टाइटेनियम। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, the table given below show the result of the three experiment on the rate of the reaction between compound P and Q at the constant temperature। ये वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड से इसको सॉल्व करना है और बताना है आपको ऑर्डर। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप एक एज्यूम कर लेते हो रेट लॉ। तो वो रेट लॉ हम लोग लिख लेते हैं, रेट इक्वल टू के, मान लो P के पावर यहाँ पे M है और Q के पावर N, मतलब P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर M हो गया और Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर N हो गया। तो यहाँ मैंने बताया था कि पहले दो ऐसे रिएक्शन को यूज करो जिसमें कोई एक चीज कैंसिल होती हो। आप पहला दूसरा यूज कर लो जिसमें ये कैंसिल हो जाएगा, तो पहले और दूसरे के हिसाब से लिखोगे रेट पहला बाई रेट दूसरा इक्वल टू के, यहाँ पे P लिखोगे 0.1 के पावर M और नीचे लिखोगे P 0.3 के पावर M, और Q वाला जो कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इसलिए इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब यहाँ से R1/R2 जब लिखोगे 1.1 इंटू 10 की पावर -4, 9.91 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ जाएगा 1/9, और ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 के पावर M इक्वल टू 1/9 आएगा। इसको कंपेयर करोगे तो आप लिख सकते हो 1/3 इक्वल टू 1/3 के पावर 2, यहाँ पावर M, तो M इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। मीन्स ये M के रिस्पेक्ट में जो इसका ऑर्डर है वो 2। अब आते हैं हम लोग N को कैलकुलेट करने। तो अब ऐसा कोई दो इक्वेशन यूज कर लो जिसमें P वाला टर्म कैंसिल हो जाए, तो जब दूसरा तीसरा यूज करोगे तो P कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम दूसरे और तीसरे से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लो R2/R3 इक्वल टू के, कंसंट्रेशन दूसरे का सेकेंड वाले में 0.2 है और तीसरे वाले में 0.1 है और इसके पावर है M, साथ में इसके P आएगा जिसको हमने कैंसिल कर दिया, और इसके रेट की वैल्यू दिया है 9.9 इंटू 10 की पावर -4 और 4.96 10 की पावर -4।
ये इसको सॉल्व करोगे तो 2/1 आ जाएगा। तो के भी कैंसिल कर दिया, तो 2 के पावर n इक्वल टू 2 आ गया, मतलब n इक्वल टू 1 है। तो जो आपका रेट है वो जनरली है के p के पावर 2 और q के पावर 1। तो इसको चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसलिए इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द टेबल गिवन बिलो शो द के एच वैल्यू फॉर सम गैसेस एट 293 केल्विन टेम्परेचर एंड एट द सेम प्रेशर। के एच की वैल्यू गैस के लिए दिया गया है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गैसेस अरेंजमेंट इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। यानी सॉल्युबिलिटी का के एच से रिलेशन आपको बताना है, और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जैसे जैसे आप के एच की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। यानी जिसका के एच ज्यादा होगा उसे सॉल्युबिलिटी कम लिखनी है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल यहाँ पे कौन होगा, जिसका के एच सबसे कम होगा। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सॉल्युबल आपको लिखना है। तो ऑक्सीजन का ऑप्शन तो यही डी दिख रहा है। सेकेंड नंबर पे ये हाइड्रोजन आना चाहिए, आया हुआ है। थर्ड पे ये आना चाहिए, आया हुआ है। फोर्थ पे हीलियम, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, संप्रीति टूक 4 एसिड्स, हेल्प हर टू अरेंज द एसिड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिटी को इंक्रीज करना है आपको। तो चेक कर लो इसमें एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। जो चार कंपाउंड यहाँ पे हैं उसमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, एक एसिटिक एसिड है, एक फिनॉल है और एक बेंजोइक एसिड है। तो आप जानते हो कि जो फिनॉल है इसकी एसिडिटी एसिटिक एसिड से कम होती है, इसलिए आपको शुरू करना है फिनॉल से। तो पहले फिनॉल आ जाएगा यानी सबसे कम में, उसके बाद एसिटिक एसिड आ जाएगा। अब बेंजोइक एसिड और ट्राई नाइट्रोफिनॉल में अगर ये केवल फिनॉल होता तो फिनॉल से तो बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन तीन यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हैं वो एसिडिटी को और बढ़ा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका जो एसीटेट आयन बनेगा बेंजीन के ऊपर, और जो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनता है, तो फिनॉक्साइड आयन को हम लोग कम स्टेबल मानते हैं, क्योंकि वहां पे जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, और उस नेगेटिव चार्ज को ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ये कम कर देता है, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए इसकी एसिडिटी बेंजोइक एसिड से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए थर्ड नंबर बेंजोइक एसिड का आना चाहिए, और चौथा आना चाहिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का। तो ऑप्शन आप चेक कर लो, फिनॉल, फिर एसिटिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर 2,4,6, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ कार्बन 14 इन अ वुडन आर्टिकल वाज 20% व्हेन इट वाज कट फ्रॉम अ ट्री। कार्बन 14 का यहाँ पे परसेंटेज बताया जा रहा है, जब किसी एक ट्री को कट करते हैं तो उसमें 20%। तो कह रहा है व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ दिस वुडन आर्टिफैक्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है हाफ लाइफ ऑफ द कार्बन 14 इज दिस। अभी जब इसको कट किया गया है तो उसकी लाइफ कितनी है, 20%। मतलब 80% ये आपका डिकम्पोज हो चुका है, केवल 20% अब ये बचा हुआ है। तो जो अमाउंट लेफ्ट होता है उसी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी 20% से इसको सॉल्व करेंगे तो 20% और ये 50% दोनों के हिसाब को हम लोग कंपेयर कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो 20% का हिसाब लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2.303 डिवाइडेड बाई टी, जो कि हमको बताना है लॉग, पहले 100% था, अभी 20% मतलब 20 बचा हुआ, इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ 5730 लॉग इनिशियल 100 और 50% जब डिकम्पोज होगा तो यहाँ 50 बचेगा। इसी को सॉल्व कर लो तो ये log 5 आ गया और ये log 2 आ गया। 2.303 को हम लोग कर देते हैं कैंसिल। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो log 5 की वैल्यू मिल जाएगी 0.6990, नीचे यहाँ पे t है, इक्वल टू यहाँ log 2 की वैल्यू आएगा 0.3010 और नीचे 5730, और जब यहाँ से t आप कैलकुलेट करोगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा और ये डिवाइड करेगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा 13306 ईयर्स। ये ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पे इससे मिलता जुलता ऑप्शन ये सी दिख रहा है, इसलिए सी हम करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन हमारा थोड़ा सा वैल्यू अलग आपको क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि ये हो सकता है कि इन्होंने वैल्यू कुछ यहाँ पे राउंड ऑफ करके यूज किया होगा, बाकी एग्जैक्ट आंसर इसका यही आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब इसके अगले 10 प्रॉब्लम्स को हम लेके आएंगे। अभी आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।